हाय गाइस, माय नेम इज अल्तमस हसीन और आज मैं आप लोग को क्लास 9 में साइंस बुक्स में से चैप्टर आपको मैं साउंड पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज साउंड। तो इसमें पढ़ाने के लिए, इसमें बताने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप जब घरों में होते हैं तो आप अपने माँ का, अपने मदर का, अपने फादर का, अपने भाई बहनों का आवाज़ सुनते हैं। फिर जब आप स्कूल जाते हैं तो ट्रैफिक का आवाज़ सुनते हैं, गाड़ी का आवाज़ सुनते हैं। फिर आप जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आप घंटी की आवाज़ सुनते हैं। और जो जब छुट्टी होता तो जो घंटी बजता उसका तो आप बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार करते हैं। तो इसी तरीक़े से बहुत ऐसे आवाज़ है जो कि आप थ्रू आउट सुनते हैं, थ्रू आउट द डे सुनते हैं। मतलब कि आप दिन भर सुनते ही रहते हैं। पक्षी अगर आसमान में उड़ रही है, वो अगर चहचहा रही तो उसकी भी आवाज़ को आप सुनते हैं। तो इसी तरीके से ना जाने कितने ऐसे आवाज़ जो थ्रू आउट द डे सुनते ही रहते हैं। वो तो ये जो वॉइस है इसको हम लोग साउंड्स बोलते हैं। और ये जो साउंड है, ये जो वॉइस है, ये हमारे कान में एक ऑडिटरी नर्व होता है, उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। दैट मीन्स इसको ये एक्टिव कर देता है, उत्तेजित कर देता है। और फिर हमारा जो ब्रेन है उस आवाज़ को, उस वॉइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद वो पकड़ लेता है कि वो आखिर कौन इंसान बोल रहा है। तो मतलब साफ है कि जो साउंड है वो हमारे कान में जो ऑडिटरी नर्व है उसको वो स्टिमुलेट कर देता है, उसको वो उत्तेजित कर देता है। और हमारा ब्रेन फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो फिर हमें वॉइस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको ये साउंड को डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। दैट मीन्स साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे कानों में सुनने का जो उत्तेजना है उसको वो विकसित कर देता है। तो फिर से मैं बता दूं, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और वहां पर देखेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक स्केल है और मैं इसको, इस टेबल का जो किनारा है, जो एज है, इसके किनारे पे इसको रखूंगा। इसकी हाफ लेंथ को बाहर में निकालूंगा और इसके फ्री एंड को मैं फिंगर से हिट करूंगा। और जब तक मैं हिट करते रहूँगा ये ऊपर नीचे होता रहेगा और साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा। और जैसे ही मैं इसे हिट करना छोड़ दूंगा ये वाइब्रेट करना, यानी कि ये ऊपर नीचे होना छोड़ देगा। और इसके ऊपर नीचे छोड़ देने के कारण फिर क्या होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। मतलब साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट। और जैसे ही वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है, जैसे ही ऊपर नीचे होना ख़त्म हो जाता है ये स्केल, वैसे ही वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स और साउंड भी ख़त्म हो जाता है। अब भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एक्टिविटी बताता हूँ, वो बड़ा सिंपल है। आप अपना एक, मतलब आप अपने फिंगर को अपने वोकल कोड्स पे रखें और रखने के बाद कुछ भी बोलें। फॉर एग्जाम्पल आप आह बोलें। जब तक आप आह बोलते रहेंगे आपका जो फिंगर है वो उस वाइब्रेशन को फील करेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलना छोड़ देंगे तो फिर ये आपका जो फिंगर है वो वाइब्रेशन को फील नहीं करेगा। तो मतलब साफ है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाइब्रेशन खत्म हो जाता है साउंड भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप एक ड्रम लेते हैं और उस ड्रम को आप पीटते हैं, उसके स्क्रीन को जब आप पीटते हैं तो फिर वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर आप गिटार लें और उस गिटार का जो स्ट्रिंग है, जो फीता है, उसको अगर आप ऐंठते हैं और रिलीज करते हैं तो वहां से भी वाइब्रेशन पैदा होता है और साउंड पैदा होता है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर कोई बांसुरी है तो उससे जब आप उसके अंदर के जो, उस बांसुरी का जो ट्यूब है उसके अंदर के एयर को जब आप मुंह से फूंकते हैं तो उसके अंदर का जो एयर है वो भी वाइब्रेट हो जाता है और वहां से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा वेव का डिफिनेशन के बारे में। तो वेव का जो डिफिनेशन है वो तो बड़ा बुकिश होता है, लेकिन मैं उसे आपको कॉपी से
बड़ा सिंपल ऐसा एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा और वहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आप बस कॉपी पे देखेंगे कि कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप वहाँ से पक्का पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। अब मैं आपको वेव को समझाने के लिए पीरियोडिक मोशन पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब पीरियोडिक मोशन समझ जाएंगे तभी आप वेव को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अच्छे समझ जाएंगे। तो मैं पीरियोडिक मोशन का आपको डिफिनीशन नहीं दूंगा डायरेक्ट, किताबी बुकिश होता है, बल्कि मैं उसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल से आप उसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक सन है, ये आपने सुना होगा कि सन के चारों तरफ जो अर्थ होता है वो अपने ऑर्बिट में, मान लें कि ये है अर्थ, तो ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, चारों तरफ ये मूव करते रहता है, ये आपने सुना होगा। तो ये रिवॉल्व करता है और एक साल में ये अपना पूरा चक्कर काट लेता है, फिर ये एक साल के बाद ये फिर रिपीट करता है। तो ये जो है मोशन जो है वो रिपीट करते रहता है ये मोशन। तो ये जो सन है इसे आप मान लें मीन पोजीशन। तो पीरियोडिक मोशन आप ये बोल सकते हैं द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, जो मोशन अपने आप को रिपीट करते रहता है आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट देयर मीन पोजीशन। यहाँ पर मीन पोजीशन आपका सन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अबाउट में अपने मोशन को रिपीट करते रहता है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम आएगा वेव को डिफाइन करने में, वेव को समझने में। इस चलते मैंने इसको पहले ही बता दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पाउंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, पोखर का। वो जो पोखर है ये देखिए, ये पानी से भरा हुआ पोखर है, ठीक है। अब क्या करूँगा कि कोई भी इंसान अगर इसमें वो एक पत्थर फेंकता है, अगर वो मान लिया फेंकता है, तो फिर वो क्या होता है, वो पत्थर तो डूब जाता है, बट होता क्या है कि वो जहाँ पर भी जिस सरफेस को हिट करता है उस जगह के वाटर पार्टिकल को जो वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। दैट मीन्स वाटर पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, वो पीरियोडिक मोशन करता है। वो क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है इस तरीक़ा से, इस मीन पोजीशन के अबाउट में। अब ये क्या है, चूँकि ये भी एक डिस्टर्बेंस है, तो ये फिर नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को ये भी फिर डिस्टर्ब कर देगा। तो ये फिर ये यहाँ पर का जो पार्टिकल है ये भी डिस्टर्ब होने की वजह से ये भी पीरियोडिक मोशन करेगा इसके अबाउट में। अब चूँकि ये भी एक डिस्टर्बेंस है तो ये भी नेक्स्ट वाटर पार्टिकल्स को वो भी डिस्टर्ब कर देगा और वो वाटर पार्टिकल्स क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो ये इसके लिए ये हो गया। तो इस तरीक़े से वो करते करते वो शोर के पास पहुंच जाएगा, किनारा तक। तो ये जो आपका जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है, इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव बोलते हैं। तो अब आप समझ गए कि वेव क्या होता है। तो वेव क्या, और आप खुद देख रहे हैं कि ये जो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन को फेंक रहे हैं, तो वो जिस सरफेस को हिट कर रहा है उस जगह पर के वाटर पार्टिकल को वो डिस्टर्ब कर दे रहा है, और डिस्टर्ब करने के कारण वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है उस मीन पोजीशन के अबाउट में। फिर चूंकि ये डिस्टर्बेंस हो चुका है, चूंकि ये भी एक डिस्टर्बेंस है, तो ये भी फिर नेबरिंग पार्टिकल्स को, नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके वजह से ये भी फिर क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। और इसी तरीक़े से ये डिस्टर्बेंस बढ़ते बढ़ते चला जाता है शोर के पास। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। ये जो आपका जो सर्किल है इसी को हम लोग वेव बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग एक कॉर्क लेंगे और उस कॉर्क को कोई भी सूटेबल जगह पर प्लेस कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, वो जो कॉर्क है वो फॉरवर्ड मोशन यानी कि आगे, और बैकवर्ड मोशन यानी कि पीछे, वो दोनों जगह वो नहीं जाता है। क्या देखेंगे, कॉर्क जो है ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, लेकिन वही कॉर्क ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो उसका ऊपर जाना और नीचे जाना ये इंडिकेट करता है कि वेव जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता। अगर वो मैटर ट्रांसफ़र करता, वेव अगर मैटर ट्रांसफ़र करता, मतलब वेव अगर वाटर को ट्रांसफ़र करता, तो वही कॉर्क आगे भी जाता और वही कॉर्क पीछे भी जाता। तो इससे साबित हो जाता है
कि वेव जो होता है वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र करता है, बट वो वाटर को ट्रांसफ़र नहीं करता। वाटर को अगर वो ट्रांसफ़र करता तो वो आगे भी जाता और पीछे भी जाता, ऊपर नीचे वो नहीं जाता। चूंकि वो ऊपर नीचे जाता है, दैट मीन्स वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। टाइप ऑफ वेव, तो वेव दो तरह के होते हैं। तो पहला वेव है मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैं आता हूँ व्हाट इज मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको प्रोपगेट करने के लिए, दैट मीन जिसको आगे बढ़ाने के लिए उसको मटेरियल मीडियम चाहिए, या तो उसको सॉलिड चाहिए, या फिर इसको लिक्विड चाहिए, या फिर इसको गैस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए एयर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चांद पे हैं तो चांद पे अगर कोई भी कुछ भी आप बोलेंगे तो वो दूसरा इंसान आपकी बातों को नहीं सुन सकता। दैट मीन्स साउंड वेव बिना एयर का ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो साउंड वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर जो होता है वो होता है 340 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए, जिसको प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम हो चाहे ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि लाइट वेव को प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसके पास मटेरियल मीडियम हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये भी याद रखना कि जो मैकेनिकल वेव है उसको आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा कि चूंकि साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी चलते हम लोग साउंड वेव को मटेरियल मीडियम कहते हैं। तो इसको अब बात को आपको याद रखना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम मतलब विदाउट एयर, तो उसमें उसका जो स्पीड होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यू हैव टू कीप इन माइंड। तो मैं इसी के साथ में आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं कल फिर से आऊँगा और आपको जो मैं अगला टॉपिक होगा वो मैं मैकेनिकल वेव को इलोबरेट करूँगा। तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।